ओपी गुप्ता की उम्र 80 पार हो चली थी। घड़ी के सहारे चल फिर लेते थे। दिन ढलने को था। पार्क में बैठे आसमान की तरफ एकटक डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। तभी एक नौजवान लड़का हांफते हुए उनके बगल में बेंच पर आकर बैठ गया। गुप्ता जी जैसे दुनिया में हो ही ना। उनको कोई भान ही न था कौन आ रहा कौन जा रहा। पथराई हुई आंखें, चेहरे में मलिनता, बस आसमान को घूरे जा रहे थे। वो नौजवान लड़का जो उनके बगल में आकर बैठा था, गुप्ता जी के मुरझाए मलिन चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, काफी दिनों से देख रहा हूँ, आप इसी तरह रोज आसमान की तरफ देखते हैं। क्या देखते हैं? गुप्ता जी उस नौजवान की तरफ देखते हुए बोले, एक अजीब सी शीतलता, मन को शांति मिलती है। इस डूबते हुए सूरज में खुद को तलाशता हूँ। यही जीवन है। नौजवान बोला, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उगता हुआ सूरज भी तो जीवन है। रोज उम्मीद की एक नई सुबह लेकर आता है। गुप्ता जी ने कहा, ये बात तो है। अतीत की परछाई को पीछे छोड़कर कल फिर एक नई सुबह होगी, लेकिन हम इंसान समय के अधीन हैं। हमारी अगली सुबह किस रूप में होगी क्या पता। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लाते हुए, जिंदगी में अब नई सुबह क्या होगी? बस अतीत ही अतीत है। वर्तमान में भी अतीत के घेरे में है। छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है। क्या करते हो बेटा? नौजवान बोला, जी, मेरा नाम रवि है और मैं एक फार्मा कंपनी में एमआर की नौकरी करता हूँ। अच्छी बात है। तुम पार्क में रोज आते हो? रवि ने कहा, रोज कहाँ आना होता है, मार्केटिंग का काम है। क्या दिन क्या रात, डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कब अपॉइंटमेंट देता है। गुप्ता जी बोले, मेहनत का काम है, लगे रहो बेटा, यही उम्र है काम करने की। रवि ने कहा, आप अपने बारे में कुछ बताइए। गुप्ता जी दीर्घ श्वास भरते हुए बोले, अपने बारे में क्या बताना, जीवन तो गुजर गया। अब तो बस इसी जीवन रूपी शाम के ढलने का इंतजार है। गुप्ता जी ने कहा, दरअसल मेरा कपड़ों का व्यापार है, जिसे अब मेरा बेटा देखता है। रवि बोला, यानी अब फुर्सत में है। गुप्ता जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, ताउम्र भागता रहा, अब तो जिंदगी में फुर्सत ही फुर्सत है। रवि ने कहा, आप बड़े दुखी मालूम होते हैं, कुछ बुढ़ापे का असर, कुछ तन्हाई का। क्या दुखी होना, अब तो जिंदगी हो चली। रवि हंसते हुए बोला, सर, आपका अंदाज तो बड़ा शायराना है। शेरो शायरी का शौक रखते हैं लगता है। दिन भर घर पे खाली बैठे बैठे गुलजार, गजल और गालिब, बस इन्हीं को पढ़ता सुनता रहता हूँ। रवि ने फिर कहा, अच्छा सर, अब मैं चलूंगा, डॉक्टर से शाम का अपॉइंटमेंट है। गुप्ता जी बोले, हाँ बेटा, बिल्कुल जाओ। अच्छा लगा तुमसे बात करके, फिर मिलना। रवि बोला, जी जरूर। गुप्ता जी और रवि का इसी तरह गाहे बगाहे मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। जब दो समान विचार वाले व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उम्र का फर्क नहीं पड़ता। गुप्ता जी अपने जीवन का अनुभव साझा करते, रवि बड़े ध्यान से सुनता, उनके जीवन के अनुभव और विचारों से सीखने की कोशिश करता। गुप्ता जी को भी रवि से बातें करना अच्छा लगता। रवि एक हंसमुख स्वभाव का नेक दिल मालूम होता। एक दिन गुप्ता जी ने रवि को अपने घर एक कार्यक्रम में बुलाया। गुप्ता जी के बेटे ने अपने पिता के कपड़ों के व्यापार को बहुत ही कुशलता से न सिर्फ संभाला, बल्कि पूरे शहर में एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। एक दुकान से व्यापार को बढ़ाते हुए आज शहर में बड़ी बड़ी 2 और दुकानें डाल दी थीं। शाम को जिस दिन गुप्ता जी के घर पार्टी थी, रवि को उस दिन डॉक्टर से मिलते मिलाते देर हो गई। रवि को कपड़े चेंज करने तक का भी मौका नहीं मिला। अस्त व्यस्त कपड़े, बिखरे हुए बाल, एमआर वाला झोला लेकर गुप्ता जी के घर पहुंच गया। गुप्ता जी का आलीशान घर, बड़ा सा गेट, लोगों का अंदर बाहर आना जाना लगा था। गुप्ता जी गेट पर ही सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए मिल गए। रवि को देखते ही उनके मुखमंडल में प्रसन्नता के भाव झलक आए। अरे बेटा, तुमने तो बड़ी देर लगा दी। आओ आओ, सीधे काम पर से ही आ रहे हो क्या? रवि बोला, हाँ दादाजी, एक्चुअली शाम को ही एक डॉक्टर से मीटिंग थी, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। गुप्ता जी ने कहा, कोई बात नहीं, अंदर की तरफ बाथरूम का रास्ता देखते जाओ, जाओ फ्रेश हो जाओ। रवि उनके बताए हुए दरवाजे से अंदर ना जाकर दूसरे दरवाजे से अंदर चला गया।
इधर उधर सभी दरवाजों से झांककर बाथरूम का दरवाजा देख ही रहा था कि गुप्ता जी की पोती प्रिया बोली, हे हेलो, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? रवि ने प्रिया को देखा तो देखता ही रह गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। प्रिया देखने में थी ही ऐसी, अभी जवानी की दहलीज पे कदम रखा ही था। छरहरा तन, गोरा बदन, कटीले नैन नक्श, गुलाब की पंखुड़ी की तरह होंठ, गुलाबी गाल, बदन में पिंक कलर की टॉप, नीचे ब्लैक जीन्स। कुल मिलाकर कोई भी जवां दिल पहली दफा देख ले तो दिल की धड़कन ठहर जाए। किसी हूर की बला से कम न थी। प्रिया चुटकी बजाकर रवि की तुंद्रा तोड़ते हुए बोली, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। रवि बोला, सॉरी, एक्चुअली मैं बाथरूम देख रहा था। प्रिया ने कहा, हमारे घर का बाथरूम क्यों देख रहे हो? रवि प्रिया को अपलक देखते हुए बोला, जी वो आपके ही देखने आया हूँ। प्रिया, व्हाट? आर यू मैड? रवि ने कहा। नहीं जी, वो मैं बाथरूम जाना है मुझे। प्रिया बोली, तुम हो कौन, पहले ये बताओ। रवि हड़बड़ाते हुए बोला, रवि, मेरा नाम रवि है। ओपी गुप्ता जी शायद आपके दादाजी हैं। उनसे अक्सर पार्क में मिलता हूँ, तभी से जान पहचान है। प्रिया ने कहा, दादाजी भी ना अजीब ही हैं। कहाँ से इस नमूने को पकड़ लाए? अपनी उम्र के लोगों के साथ दोस्ती नहीं करते। रवि को बाथरूम का दरवाजा दिखाते हुए बोली, उधर है बाथरूम। रवि को बुरा तो लगा, सोचा अपने घर लौट जाए। फिर सोचा इतनी रात घर पर खाना कौन बनाएगा। रात गई बात गई, खाना खाओ अपने घर निकल लो। बफर के पंडाल में सब एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए खाने की टेबल के पास सभी एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। रवि भी अपनी प्लेट में सभी आइटम्स लेकर चुपचाप खाने लगा। गुप्ता जी रवि की निश्चलता प्रेम भाव से खाते हुए देख शांति अपनापन महसूस किया। उनके मन में कई दिनों से एक बात थी जो रवि से कहना चाहते थे। रवि के पास जाकर वो बोले, आराम से खाओ, जल्दी में क्यों? अब घर ही जाओगे ना? रवि ने कहा, जी अब घर ही जाऊंगा। गुप्ता जी बोले, तुम तो अकेले ही रहते होगे। रवि बोल पड़ा, हाँ, एक रूम लिया है किराए पर। गुप्ता जी को रवि एक नेक और अच्छा लड़का मालूम हुआ। सोचा अपनी तन्हाई का साथी भी मिल जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा। गुप्ता जी बोले, चाहो तो हमारे साथ भी रह सकते हो, इतना बड़ा घर है, रहने वाले 4। तुम रहोगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी रहो, बस रात में छत मिल जाए। वैसे भी सुबह से लेकर शाम तक तो झोला उठाए घूमता रहता हूँ। गुप्ता जी ने कहा, जैसा तुमको ठीक लगे आ जाओ, कम से कम कोई तो होगा मुझे सुनने वाला। रवि मुस्कुराते हुए बोला, मैं कल से ही आता हूँ, आप सुनाइएगा और मैं सुनूंगा। रवि दूसरे दिन काम से लौटने के बाद शाम को अपना सारा सामान लेकर गुप्ता जी के घर आ जाता है। गुप्ता जी ने रवि को अपने रूम के बगल में जो रूम था दे दिया रहने के लिए। गुप्ता जी बड़े खुश थे। रवि को बताते जा रहे थे, ये सामान यहाँ रख दो, वो सामान वहाँ रख दो। रवि को ये सब करते करते रात के 10 बज गए। गुप्ता जी रवि को खाने पर बुलाने आए। रवि, चलो बेटा खाना खा लो। रवि बोला, दादाजी, अब मैं आपका किराएदार हूँ, कोई मेहमान नहीं। आप टेंशन ना ले, मैं बना लूंगा। गुप्ता जी ने कहा। अरे थके मांदे हो, परेशान होगे, कल से अपना बनाना। रवि बोला, कुकर की 3 सीटी में दाल, 1 सीटी में चावल, 15 मिनट में खाना तैयार। गुप्ता जी बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर वो चले गए। रवि ने दाल बनाने की सोची, देखा तो हल्दी नहीं थी। दादाजी, दाल बनाना है जल्दी जल्दी में, लगता है हल्दी वहीं छूट गई। गुप्ता जी ने कहा, ऐसे अपना ही घर समझो, जो जरूरत पड़े बेझिझक मांग लेना। प्रिया 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 टीवी देख रही होगी अंदर, जाओ अंदर से मांग लाओ। जिस रूम से टीवी की आवाज आ रही थी, रवि दरवाजे पर नॉक करता है। एक्सक्यूज मी, कोई है? प्रिया टीवी की आवाज को म्यूट कर, कौन है? रवि बोला, जी मैं रवि हूँ। प्रिया जैसे ही दरवाजा खोलती है चौंकते हुए बोलती है, तुम वही हो ना बाथरूम वाले? यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? रवि बोला, जी वो थोड़ा हल्दी चाहिए थी। प्रिया ने कहा, समझी नहीं, हल्दी? ये घर है, कोई शॉप नहीं है। रवि ने कहा, मुझे पता है, एक्चुअली आज से मैं आपका किराएदार हूँ। प्रिया चौंक पड़ी, किराएदार? मतलब तुम यहीं रहोगे? रवि बोला, आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे कि आपके घर मैंने अपने नाम करवा लिया है। प्रिया ने कहा, किसने तुम्हें बोला यहाँ रहने के लिए? रवि बोला, आपके दादाजी, और कौन? प्लीज मुझे हल्दी दे दीजिए, खाना बनाना है।
प्रिया रवि को हल्दी देकर गुप्ता जी के रूम पे जाकर गुप्ता जी पर बरस पड़ी। पार्क में आपको जो मिलेगा उससे आप घर बुला लेंगे, आओ हमारे घर में रहो, गुप्ता जी बोले। बेटा रवि बड़ा अच्छा लड़का है, इंसान की परख है मुझे। प्रिया ने कहा, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें किराए के पैसों की जरूरत थोड़ी है, गुप्ता जी बोले। तुम समझ नहीं रही हो, किराए के लिए नहीं रखा है। तुम लोग तो सारा दिन अपने काम में व्यस्त रहते हो, तुम लोगों के पास तो 1 मिनट का भी समय नहीं है जो मुझ बूढ़े के पास तुम बैठ जाओ। प्रिया गुस्से में चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रवि अपने कमरे से ही प्रिया और गुप्ता जी की बात सुन रहा था। उसे बुरा तो लगा कि रूम खाली कर दे, लेकिन घर के आर्थिक हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। गांव में थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी, पिताजी किसान का काम करते थे, घर खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। 2 छोटे भाई, उनकी भी पढ़ाई का भार रवि के कंधों पर ही था। रवि भले ही हंसता रहता, लेकिन अंदर ही अंदर घुल रहा था। 24 साल की इतनी कम उम्र में परिवार का सारा भार अब उसी के कंधों में आ गया। बड़े ही किफायत से अपना गुजारा करता, जो पैसे बचते सब घर भिजवा देता। पैसे बचाने की खातिर रवि ने गुप्ता जी के घर में रहना ही मुनासिब समझा। अगले दिन सुबह प्रिया को कॉलेज जाना था। स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी, घिर घिर करके बंद हो जाती। रवि गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। रवि बोला, बुरा ना माने तो मैं स्टार्ट कर दूं? प्रिया कुछ नहीं बोली, गाड़ी का सेल्फ दबाए जा रही थी। रवि एक बार फिर से बोला, ठंड में कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंजन प्लग में कार्बन लग जाता है। प्रिया गुस्से में बोली, कोई जरूरत नहीं। रवि ने कहा, आप परेशान ना हो, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। प्रिया को कॉलेज के लिए देर हो रही थी। ठीक है करो, देखूं तो कैसे करते हो। रवि ने प्लग साफ करके गाड़ी को दाएं बाएं हिलाया, किक मार के स्टार्ट कर दी। प्रिया गाड़ी लेकर जाने को हुई। रवि बोला, थैंक यू तो बोल दीजिए। प्रिया बिना कुछ बोले ही चली गई। गुप्ता जी बाहर ही बैठे थे। ये ऐसी ही है, बस जो भी कहे इसकी बात मान लो, गलत या सही, अकेली जो है सर पर चढ़ा रखा है। धीरे धीरे रवि और गुप्ता जी की पटरी खूब मेल खाने लगी। दोनों सुबह शाम टहलने जाते। रवि काम पर से लौटने के बाद गुप्ता जी के पास ही ज्यादा समय गुजारने लगा। गुप्ता जी की जिंदगी में भी रवानगी आ गई। बीवी का देहांत तो काफी साल पहले हो चुका था। घर में बहू थी, प्रिया की माँ, वो भी दिन भर बस घर के काम में ही भिड़ी रहती। रवि उनसे भी घुल मिल गया था। गुप्ता जी के बेटे को तो फुर्सत ही नहीं रहती थी। सुबह से जाते तो फिर देर रात को ही घर लौटते थे। रवि से 1-2 बार मुलाकात हुई। कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, चलते चलते बस इतना ही पूछा। प्रिया रवि को चिपकू नेचर का फ्रॉड लड़का समझती। प्रिया उसे देखते ही चिढ़ जाती और मुंह बना के चली जाती। टिमोटी नोक-झोंक तो रोज का काम हो गया था। रवि की नजर में प्रिया एक अमीर बाप की नक चढ़ी घमंडी लड़की थी। रवि कभी कभी जानबूझकर प्रिया को चिढ़ाता। प्रिया नाराज होकर दादाजी से शिकायत करती, दादाजी समझा लो अपने इस लाडले किराएदार को, हमसे ज्यादा बात न किया करे, जब देखो तब बत्तीसी दिखाता रहता है, इसको कह दो इस हॉल से अंदर की तरफ ना आए। रवि हंसते हुए बोला, एक काम करो, आप यहाँ बीच में ना एक लक्ष्मण रेखा खींच दो। प्रिया, वो भला कैसे? रवि ने कहा, वो जो कॉकरोच मारने वाली दवाई होती है ना, लक्ष्मण रेखा, उसी से खींच दो। प्रिया खिलखिलाती हुई जैसे कोई ट्रॉफी जीत ली हो। तुम्हारे कहने का मतलब तुम कॉकरोच हो? यस यस यू आर अ पिद्दी कॉकरोच। आज से तुम्हें कॉकरोच कह के बुलाऊंगी। रवि बोला, फिर भी ये कॉकरोच अंदर आ गया तो? प्रिया बोली, लक्ष्मण रेखा तुम्हारे मुंह में ठूंस दूंगी जिससे तुम्हारी बत्तीसी न निकले। ये कहकर तुनक कर वहाँ से चली गई। महीने गुजरते गए, ठंडी से गर्मी आ गई। अप्रैल के महीने में रवि का जन्मदिन था। जन्मदिन वाले दिन रवि ने सोचा, काम जल्दी से खत्म कर शाम को रूम पर ही दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा। रवि के मना करने के बावजूद भी उसके दोस्तों ने बियर ले आए। रवि ने दोस्तों को पहले से ही कह रखा था, किसी के घर में परिवार के साथ रहता है, शराब वगैरह मत लाना। रवि स्वभाव से संकोची था। दोस्तों ने उसकी बात नजरअंदाज कर दी, लेकिन अब करता भी क्या, शराबियों के पीने के बहाने भी हजार होते हैं। अंदर कमरे में गर्मी थी, सोचा चलो छत पर ही केक काट लेते हैं। गुप्ता जी ने रवि को जन्मदिन में एक अच्छी सी घड़ी गिफ्ट दी। रवि के बुलाने पर भी प्रिया छत पर नहीं आई। रवि फिर से नीचे प्रिया को बुलाने गया। प्रिया चलो ना, तुम्हारा ही तो इंतजार हो रहा है। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, अनसुना करके टीवी देखने लगी। प्रिया से इस तरह के बर्ताव की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। रवि को आज पहली बार बहुत बुरा लगा।
प्रिया की माताजी तो किचन में व्यस्त थीं। उसके पापा सुरेश अब तक आए नहीं थे। रवि ने केक काटा। उसके बाद गुप्ता जी तो नीचे अपने कमरे में चले गए। दोस्तों ने फिर बियर की बोतल खोलकर वहीं पर हो हल्ला करते हुए बियर पीने लगे। छत में शोर शराबे की आवाज सुनकर प्रिया बड़े गुस्से से छत में जाकर रवि को बुरा भला कहने लगी। ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं, जो मर्जी आए वो करोगे। रवि तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका एक दोस्त जिसको ज्यादा चढ़ गई थी वो बोला, ओए होए होए, लाल छड़ी छत में खड़ी, देखो कैसे अकड़ रही है। एक और दोस्त टोंट मारते हुए बोला, घर आपका ही है, लेकिन आज की रात ये छत हमारी है और छत वाली भी हमारी। रवि दोस्तों को मना करते हुए प्रिया से बोला, सॉरी, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। रवि ने दोस्तों को जाने के लिए बोल दिया। उसके दोस्त मस्ती में झूमते हुए बोले, पार्टी ओवर एंड वी आर हैंगओवर। हम तो चले रवि, तू ही संभाल इस फुलझड़ी को। प्रिया गुस्से से लाल बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। रवि के दोस्त भी अपने अपने घर जा चुके थे। रवि छत पर ही बैठकर उदास मन से अपने घर की यादों में डूब गया। इतने में सुरेश छत पे आते ही बड़े तैश में बोला, क्या हो रहा था यहाँ? रवि सकपकाते हुए बोला, जीवन अंकल, वो क्या है? क्या कहीं कुछ समझ नहीं पड़ रहा था। सुरेश ने कहा, वो क्या इसे शराब खाना समझ लिया है, जो दोस्तों के साथ यहाँ शराब पी रहे थे? रवि बोला, सॉरी, आज वो एक्चुअली मेरा जन्मदिन था, इसलिए दोस्तों को बुला लिया था। सुरेश बोले, पार्टी करना है, शराब पीना है, बाहर करो। रवि बोला, सॉरी अंकल, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। सुरेश जी बोले, ये पहली गलती है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा। आइंदा ध्यान रखना, दोबारा गलती ना हो। ये बोलकर सुरेश वहाँ से चले गए। रवि का अंतर्मन आत्मा ग्लानि संताप से भर गया। नाहक ही बुलाया, खुद को ही दिलासा देते हुए, चलो कोई बात नहीं, होता है, गलती तो मेरी ही है। अगले दिन प्रिया कॉलेज जाने को हुई। रवि बाहर ही टहल रहा था। प्रिया, कॉकरोच आज फिर से ये स्टार्ट नहीं हो रही, देखो तो इसमें कहीं आयरन तो नहीं लग गया। आयरन ही कहते हैं ना। रवि बिना कुछ बोले स्कूटी स्टार्ट करके जाने लगा। प्रिया बोली, अब लगता है लक्ष्मण रेखा की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों कॉकरोच? रवि कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। एक दिन रवि के गांव से उसके पिताजी का फोन आया। उन्हें 40,000 रुपयों की जरूरत थी। रवि की माताजी की तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी। डॉक्टर ने एडमिट करने को कहा था। रवि के लिए एक साथ 40,000 की व्यवस्था करना आसान नहीं था। कहाँ से लाता? रवि ने अपनी जहमत गुप्ता जी को बताई। गुप्ता जी रवि की समस्या समझते हुए सहर्ष मन से रवि को पैसे दे देते हैं। रवि उन पैसों को लेकर गांव चला आया। रवि की माताजी की तबीयत में सुधार होने की बजाय और बिगड़ती जा रही थी। सालों से खांसी और बुखार से पीड़ित थीं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से अपनी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे साधारण सी बीमारी जानलेवा हो गई। लंबी बीमारी के बाद रवि की माताजी का देहवासन हो गया। पूरे घर में गम का माहौल। रवि को अपनी माँ से कुछ विशेष ही लगाव था। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। अंदर से पूरी तरह टूट गया। कंपनी से 15 दिन की लीव लेकर आया था। वो दिन भी पूरे हो गए। पिताजी के लाख समझाने के बावजूद भी नौकरी में न तो लौटा, न ही कंपनी को इस बारे में सूचित किया। माँ के गुजरने के बाद वो फोन की तरफ देखना ही छोड़ देता है। दिन रात रोता रहता, आंखों से आंसू भी सूख चुके थे। घर में मातम पसरा था। घर के सभी सदस्य गमगीन थे। रवि बेसुध घर के किसी एक कोने में पड़ा रहता। इलाज और मृत्यु उपरांत सभी क्रियाकर्मों में रवि के पिताजी के ऊपर लाखों का कर्ज हो गया। रवि की हालत तो वो समझते थे, लेकिन मरने वाले के पीछे सब नहीं मर सकते। जिंदगी है, जो जिंदा है जब तक जिंदा रहेगा उसे हर हाल में जीना पड़ेगा। महीना भर होने को आया। एक दिन रवि के पिताजी ने कहा, बेटा, प्राइवेट कंपनी है, ज्यादा छुट्टी थोड़ी ही ना देंगे। तुम्हारे सिवा है ही कौन जो सबको संभाल सके। काम धंधा भी तो जरूरी है। रवि ने पिताजी को सच्चाई नहीं बताई कि उसे नौकरी से निकाल दिया। बस इतना ही कहा, छुट्टी मैंने बढ़वा ली है। इस दौरान गुप्ता जी ने रवि की माताजी की खैरियत जानने के लिए कई दफा फोन भी लगाया, लेकिन फोन हमेशा बंद ही बताता। गुप्ता जी भी परेशान थे। इस बात का जिक्र उन्होंने प्रिया से भी किया। बातों बातों में पैसे के बारे में भी बताया जो उन्होंने रवि को दिए थे। प्रिया ने ये बात अपने पापा को बता दी। सुरेश का पारा चढ़ गया। आग बबूला होकर गुप्ता जी के सर पर सवार हो गए। मुझे पता था वो लड़का एक नंबर का फ्रॉड है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से दादाजी दादाजी कह के आपको ठग लिया। पता नहीं कैसे आप बिजनेस संभालते थे। गुप्ता जी बोले, बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। ये कारोबार जिस पे तुम सीना ठोकते हो मेरा बनाया हुआ है। सुरेश बोले, आपका बनाया हुआ है तो आप सब लुटा दें।
40 ही क्यों, ये घर ये प्रॉपर्टी सब देना था। गुप्ता जी ने कहा। जिंदगी में हर व्यक्ति को एक ही तराजू में नहीं तौलना चाहिए। इस पर सुरेश ने कहा। माँ के नाम का सहारा लेकर उसने आपको ठगा है और कुछ नहीं, उसके घर का पता भी नहीं लिया होगा। गुप्ता जी बोले। अब तुम मुझे दुनियादारी ना सिखाओ। सुरेश बोले। आप तो महान हो, आपको भला कौन सिखा सकता है। 1 हफ्ते तक और देखता हूँ, नहीं आया तो थाने में उसके खिलाफ कंप्लेन करूंगा। गुप्ता जी बोले। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा लड़का है, आ जाएगा पैसा लेकर, कहीं नहीं भागेगा। सुरेश ने कहा। आप जाने और आपका काम, इस बुढ़ापे में सठिया गए हो और कुछ नहीं। ये कहकर सुरेश वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद रवि गमगीन, उदास, मुरझाया चेहरा, सूख के कांटा हो गया था, गांव से वापस आया। रवि ने गुप्ता जी को सारा वृतांत कहकर सुनाया। प्रिया रवि को देखते ही, आ गया आपका चहेता किराएदार, हमें तो लगा ये उड़न छू हो गया। प्रिया की बात रवि के सीने में शूल की तरह चुभी। कुछ नहीं बोला, चुपचाप खामोशी से अपने कमरे में चला गया। शाम को सुरेश आते ही रवि के रूम का ताला खुला देखकर कहते हैं। कहाँ थे भाई इतने दिन? फोन भी बंद करके बैठे थे, और ये पैसे का क्या मैटर है? रवि बोला। माफी चाहूंगा अंकल, मेरी माताजी का देहांत हो गया था, इस वजह से। सुरेश भड़कते हुए बोले। बेवकूफ समझ रखा है तूने, तू पैसे कब दे रहा है ये बता। रवि सुरेश का गुस्सा देखकर डर गया। अंकल पैसे तो अभी नहीं है, अगले महीने तक कहीं ना कहीं से अरेंज करके दे दूंगा। सुरेश बोले। तुम्हारा क्या भरोसा, एक गद्दा, रजाई, 4 बर्तन झोले में भर के रफू चक्कर हो जाओगे। चिल्ला चोट की आवाज सुनकर गुप्ता जी और प्रिया भी आ गईं। गुप्ता जी ने कहा। क्या हो गया, आते इस बेचारे के पीछे क्यों पड़ गए? बेचारे की माँ का देहांत हो गया है, धीरे धीरे करके दे देगा पैसा। सुरेश बोला। आप बीच में ना बोले तो ही अच्छा है, आप तो कुछ समझते हैं नहीं। रवि की तरफ से। हाँ, सीधा सीधा बताओ, घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं है। पैसा कब दे रहे हो? रवि रोने को हो गया। अंकल अगले महीने तक दे दूंगा, आप भरोसा तो रखें। सुरेश गुप्ता तैश में। तुम एक काम करो, रूम खाली करो, गाड़ी यहीं छोड़कर जाना, अगले महीने पैसा देना और गाड़ी ले जाना। गुप्ता जी ने अपने बेटे को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुरेश उल्टा गुप्ता जी के ऊपर ही पिल पड़े। उन्हें भी झिड़क दिया, चाह कर भी वो फिर कुछ न बोल पाए। अपने बुढ़ापे और लाचारी को कोसने के सिवाय उनके पास और कोई चारा नहीं था। रवि आंखों में आंसू लिए अपना सामान पैक करने लगा। दाल बना ही रहा था, कुकर को गैस पर से उतार लिया। सामान जल्दी जल्दी झोले में भरने लगा। अब उसके लिए वहां एक पल भी रुकना दुर्लभ था। अपना सारा सामान झोले में भर के जाने लगा। जाते हुए गुप्ता जी से बस इतना ही बोला। अच्छा दादाजी, चलता हूँ। अपना सर झुकाए बिना किसी की तरफ देखे गुप्ता जी का घर छोड़ के चला गया। गुप्ता जी अंदर ही अंदर ग्लानि से भर गए। रवि को इस प्रकार जाते हुए देख उनकी आंखों में भी आंसू भर आए। प्रिया की आंखें भी सजल हो आई थीं। शायद उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था।